ऑटोसोमल रेसेसिव के बारे में, ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में, सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव के बारे में। ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव मैं एक ओवरव्यू कर दूं। जब तक दोनों जीन्स ना आ जाएं, ठीक है, जब तक दोनों जीन्स ना आ जाएं उस वक्त तक वो बीमारी नहीं हो सकती। दिस हैपेंस एक्चुअली इन द केस ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, जब तक दोनों जीन्स ना आ जाएं उस वक्त तक बीमारी नहीं होती। दिस एक्चुअली हैपेंस इन द केस ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। यानी और इसके अलावा अगर बात की जाए, एक सिंगल जीन का अगर आ जाए, एक सिंगल जीन अगर आ जाए तो ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी हो जाती। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पैटर्न जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव। मैं बोर्ड पे अभी आपको इसकी एक दफा फिर से रिवाइज कराऊंगा ये चीज, ठीक है, ताकि हम आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकें। जो सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव है उसमें यह है कि मेल्स में होते हैं XY क्रोमोसोम और फीमेल्स में होते हैं XX क्रोमोसोम्स। जब तक फीमेल्स के दोनों X क्रोमोसोम्स पर, जब तक फीमेल्स के दोनों X क्रोमोसोम्स के ऊपर बीमारी के जीन्स ना आ जाएं उस वक्त तक आपके पास वो बीमारी नहीं होती। सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव बीमारी उस वक्त तक नहीं होती। ठीक है, और मेल्स में अगर एक क्रोमोसोम X क्रोमोसोम के ऊपर अगर वो बीमारी के जीन्स आ जाए तो बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो बीमारी जो है वो हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। मैंने आपको जो तीनों बातें बताई हैं उनकी मैं आपको एग्जाम्पल एक दफा फिर से रिवाइज करा दूं, फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ूंगा। ये रही, सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूं ऑटोसोमल रेसेसिव के बारे में। ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। ये देखें, ये दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है। ठीक है, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है। कैपिटल P स्मॉल p। स्मॉल p दरअसल जाहिर कर रहा है किसको? फिनाइल कीटोन यूरिया को जाहिर कर रहा है। ठीक है, स्मॉल p दरअसल जाहिर कर रहा है फिनाइल कीटोन यूरिया। अब जब गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट्स इसके जो है वो ये हो, इसके गैमीट्स बनेंगे ये हो। और लेटर ऑन जब आपको क्रॉस नजर आ रहे हैं, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P और स्मॉल p, कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p और स्मॉल p। ये देखें, तो यहां पे आपको नजर आ रहा है 3:1। 3 जो नॉर्मल है और 1 जब आपके पास फिनाइल कीटोन यूरिया सफर करेगा, यानी कि 25% चांस है कि आने वाले ऑफस्प्रिंग जो है वो फिनाइल कीटोन यूरिया सफर करेंगे। ठीक है, 25% चांस है कि फिनाइल कीटोन यूरिया जो है वो सफर करेंगे ऑफस्प्रिंग्स, और 75% चांस है कि फिनाइल कीटोन यूरिया सफर नहीं करेगा। यहाँ और बड़ा बात है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव क्यों करा रही है? क्योंकि ये जीन मौजूद था लेकिन पेरेंट्स जो थे वो नॉर्मल। ये दोनों पेरेंट्स क्या थे? दोनों पेरेंट्स नॉर्मल। जब दोनों पेरेंट्स आपके पास बेटा नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल कैसे? नॉर्मल कैरियर है, तो उस सूरत में क्या होगा? ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी में जब तक दोनों जीन एक जगह पे नहीं आ जाते उस वक्त तक वो बीमारी जो है वो नहीं होती। ठीक है, दिस एक्चुअली हैपेंस इन द केस ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर।
ऐसा होता है किसमें, ऐसा होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में। इसके बाद आएंगे फर्दर, यहां देखिए कैपिटल एच, स्मॉल एच, कैपिटल एच और स्मॉल एच। ये कैपिटल एच है या एच कह लें, ये हंटिंगटन को शो कर रहा है, हंटिंगटन कोरिया। कोरिया का वर्ड है कोरियोग्राफर से, कोरियोग्राफर डांस सिखाने वाले को कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, एबनॉर्मल डांसिंग मूवमेंट्स है वो जाहिर होती हैं मरीज में। तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं हंटिंगटन कोरिया, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज हंटिंगटन कोरिया। अच्छा, आगे देखिए, ये दोनों पेरेंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, एक जीन मौजूद है तो ये बीमार है, इन दोनों को बीमारी है। कौन सी बीमारी है, हंटिंगटन की बीमारी, ठीक है, इन दोनों को हंटिंगटन की बीमारी। ये देखें, कैपिटल एच, स्मॉल एच, कैपिटल एच, स्मॉल एच। कैपिटल एच, स्मॉल एच, कैपिटल एच, स्मॉल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच, स्मॉल एच, कैपिटल एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच और स्मॉल एच। ये देखिए, इसको भी हंटिंगटन है, इसको भी हंटिंगटन है, इसको भी हंटिंगटन है, यानी 75% चांस है कि इनके बच्चे जो है वो हंटिंगटन की बीमारी सफर करेंगे, और 25% चांस क्या है कि बच्चे जो है वो नॉर्मल होंगे। ठीक है, रिवाइज कर रहा हूं कल वाली बात ताकि फिर आगे बात कर सकूं। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये शब्द है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। चलिए, इसके बाद आऊंगा सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव की तरफ। करें, इसको नोट करें फिर अपने पास, इन्होंने नोट करना है। अच्छा, यहां देखिए जरा, नॉर्मल फादर को हम शो करेंगे एक्स वाई,
एक्स को अगर हम लगा रहे हैं स्मॉल है, एक्स को हम लगा रहे हैं कैपिटल है, नॉर्मल फादर, और कलर 9 मदर, ठीक है, नॉर्मल फादर एंड कलर 9 मदर। कलर 9 मदर को हम शो कर रहे हैं एक्स स्मॉल एन एंड एक्स स्मॉल एन, ठीक है, दिस इज शोइंग बाय एक्स स्मॉल एन एंड एक्स स्मॉल एन। इनके गैमीट्स ये बनेंगे, इनके गैमीट्स ये बनेंगे, ये देखिए एक्स कैपिटल एन बाय एक्स स्मॉल एन एक्स स्मॉल एन, एक्स कैपिटल एन एक्स स्मॉल एन, एक्स कैपिटल एन एक्स स्मॉल एन, एक्स स्मॉल एन वाई, एक्स स्मॉल एन वाई। ये देखेंगे यहां पे आपको नजर आ रहे हैं कलर 9 सन्स, नॉर्मल कैरियर डॉटर, नॉर्मल कैरियर डॉटर, यानी अगर मां कलर ब्लाइंड है तो बच्चे जो है, बच्चों में आपके पास बेटे लाजमी कलर ब्लाइंड हो, ठीक है, बेटे जो है वो लाजमी कलर ब्लाइंड होंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस क्रॉस। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है वो ये क्रॉस करने के लिए दिया है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसको जरा सॉल्व करें अपने पास। A pedigree is shown. Which type of inheritance is shown in the pedigree? Sex-linked recessive, sex-linked dominant, non-sex-linked recessive, non-sex-linked dominant. 30 सेकेंड आपके पास मजीद है। अस्सलामुअलैकुम वरदान। वालेकुम बेटा स्क्रीन पे कुछ नजर आया आपको? जी। सॉल्व कर लिया आपने? नहीं सर, कर रही हूँ। ठीक है, घबराओ नहीं। और मेरे पास यहाँ पे किसी ने हैंड रेज भी किया हुआ है, कर ले टेक योर टाइम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी उमैया, आपने कर लिया है? नहीं सर। अच्छा, स्क्रीन पे नजर तो सही आ रहा है ना आपको? जी जी सर आ रहा है, बस 1 मिनट रुकिए। कर लें ठीक है, कोई बात नहीं। सर आई गेस सेक्स लिंक रिसेसिव है। आपने कहा सेक्स लिंक रेसेसिव है। अच्छा, सेक्स लिंक रेसेसिव, चलिए अभी देख लेते हैं। आंसर करना चाहेगा? चले आप बता दें। जी मोहम्मद, आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम। सेक्स लिंक रिसेसिव। आपने कहा सेक्स लिंक नॉन सेक्स लिंक। हु इज दिस वन? जोया आरिफ। जी जोया, आप जवाब दे रही हैं बेटा? जी सर मुझे लग रहा है सेक्स लिंक डोमिनेंट है। अच्छा, जो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। अच्छा भाई, फातिमा सरफराज आप बता रही हैं? जी ये नॉन सेक्स लिंक है। अच्छा, नॉन सेक्स लिंक है, और क्या है? रिसेसिव, आई थिंक नॉन सेक्स लिंक रिसेसिव। नॉन सेक्स लिंक रिसेसिव का मतलब तो ये हो गया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इजंट इट? यस। अच्छा, अब इसमें बेटा आप एक चीज ये देखें, सारे के सारे जो भी आपके सामने ये पेडिग्री ट्री बना हुआ है, इसमें डिवीजन सब और सब डिवीजन आपको नजर आ रही है। आप जो स्क्रीन का वाला पोर्शन जो है, जिसमें आप ये देख रहे हैं, जिसमें आप जो है जो डार्कर एरिया आपको नजर आ रहा है, जिसमें फादर और मदर दोनों अफेक्टेड, ठीक है, अफेक्टेड मेल और अफेक्टेड फीमेल, फादर और मदर दोनों अफेक्टेड। अब उनके ऑफस्प्रिंग्स पे देखें, उनका एक बेटा अफेक्टेड नहीं है। कैन यू पिक समथिंग फ्रॉम दिस? Yes sir, 3:1 ratio. No, I'm not asking about the ratio. I'm asking about कि फादर और मदर अफेक्टेड है लेकिन बेटा अफेक्टेड नहीं है, ये एक बेटा अफेक्टेड नहीं है, तो दिस इज इंडिकेटिंग व्हाट? सर ये जो हमिंगटन्स वाला केस था। कौन सा वाला? हमिंगटन्स वाला केस। हंटिंगटन, HUNTINGTON, हंटिंगटन स्कोरिया वाला जो केस था। जी बोले। यस, हंटिंगटन। जी उमैया, आप बता रही हैं, दोबारा से मुझे आंसर बता रही हैं, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सर सेक्स लिंक रिसेसिव लग रहा है, लेकिन एंड में जो हो रहा है वो तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है।
देखिए कभी भी हम पेडिग्री में कोई चीज डिसाइड करते हैं ना, तो पूरी पेडिग्री ट्री चाहे उसके अंदर कितनी ब्रांचिंग हो, तो हम ओवरऑल के लिए डिसाइड करते हैं। पूरे जो फिर पूरा जो सिर्फ आपको ट्री नजर आ रहे हैं, ठीक है, पूरा जो आपको ट्री नजर आ रहा है उसमें आपको कोई एक बात तलाश करना होगा। फातिमा सर, जी फातिमा सर। सर ये नॉन सेक्स लिंक डोमिनेंट है अपनी बात को डिफेंड करिए। सर, क्योंकि देखें कि जब हमने आपकी वाली जो बात है जो आपने हमें बताई थी कि हंटिंगटन पेरेंट्स जो होते हैं उसके अंदर अगर हमारे पास 25% चांसेस होते हैं कि बेबीज में ना हो और 75% होते हैं सर, जो थर्ड वाला हमारे पास आ रहा है जिसके अंदर इनके 3 बेबीज अफेक्टेड हैं और फोर्थ वन नहीं है, तो सर ये बात इससे प्रूव हो सकती है। चलें, करीब करीब आप बिल्कुल आप सही। अव्वल तो पहली बात तो ये आपने जवाब तो सही बिल्कुल सही दिया, ठीक है, नॉन सेक्स लिंक डोमिनेंट है, ठीक है, नॉन सेक्स लिंक डोमिनेंट है। और दूसरी बात बेटा, अगर ऐसा होता कि मैं इनके जो बच्चे हैं वो सिर्फ 2 बनाता, ठीक है, 2 बेटे बना देता, एक अफेक्टेड बनाता, एक नॉन अफेक्टेड बनाता, तो तब भी आपको बेटा ये आइडेंटिफाई करना था कि ये नॉन सेक्स लिंक डोमिनेंट है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी पहचान ये है कि पेरेंट्स अफेक्टेड हैं और कोई बच्चा अगर अफेक्टेड ना हो, तो दिस क्लियरली शोज ये ऑटोसोमल डोमिनेंट यानी नॉन सेक्स लिंक डोमिनेंट। ऑटोसोमल का नॉन सेक्स लिंक में बात एक ही है, ठीक है, तमाम स्टूडेंट सुन ले जरा गौर से। ऑटोसोमल का या नॉन सेक्स लिंक का बात एक ही है, ठीक है। जो पेडिग्री ट्री बेटा आपको नजर आ रहा है, इस पेडिग्री ट्री में पेरेंट्स अफेक्टेड है और बच्चा अफेक्टेड ना हो, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके ऑटोसोमल डोमिनेंट को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, अगर पेरेंट्स दोनों अफेक्टेड हैं और सारे बच्चे अफेक्टेड हैं, तो फिर आपके जहन में बात आता है कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव है, ठीक है, और ये सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव। लेकिन पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं और बच्चे आपके पास अफेक्टेड नहीं है, तो दिस इज क्लियरली इंडिकेटिंग व्हाट, दिस इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि आपके पास ये एक अदद ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। चलें, तो ये जो मैंने आपको बोर्ड पे जो क्रॉस करके दिखाया हुआ है, ठीक है, इत्तेफाक की बात ये कि ये इसी चीज को जाहिर कर रहे हैं, हंटिंगटन कोरिया वाली बात को जाहिर कर रहे हैं। ये 75% चांस है कि बच्चे हंटिंगटन बीमारी का शिकार हो, 25% चांस है कि बच्चे जो है वो हंटिंगटन बीमारी का शिकार ना हो, ठीक है। चलिए इसके बाद आइए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द नॉन सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं। चलें, क्वेश्चन पढ़िए जरा, जिसका मैंने माइक खोला हुआ है क्वेश्चन पढ़िए। चलिए उमैया क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Hemophilia is a human disease in which the blood of an affected individual does not clot. The disease is known to be caused by a sex-linked recessive allele. The family pedigree shows the pattern of inheritance of this disease in a family. If capital XH is the allele for a hemophilia and XN is the allele for normal clotting, what is the genotype and individual individual 5? शाबाश, चलें। तो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए, आपको मैं तकरीबन 1 मिनट दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए बेटा कि सबसे पहली बात मैंने आपको कल एक बात याद कराई है कि सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स में आपने बेटा सिर्फ 2 बीमारियां याद रखनी है, ज्यादा से ज्यादा 3 या कम से कम 2। एक कलर ब्लाइंडनेस, एक हीमोफीलिया, और तीसरी बीमारी है ड्यूशेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। शायद आपने नाम सुना, बाज़ आपकी किताबों में ड्यूशेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, इंटर बोर्ड में कहीं पर भी किसी किताब में नहीं लिखी हुई, 11th में किसी जगह पे लिखी हुई है ड्यूशेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी।
क्योंकि हमारी कम्युनिटी में इसके मरीज मौजूद होते हैं, इसलिए मैंने आपको नाम भी बताया है। तो ये जो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या हीमोफिलिया या कलर ब्लाइंडनेस, ये आपके पास सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स कंसीडर किए जाते हैं। आपके सामने ये पेडिग्री ट्री मौजूद है। जो कलर्ड पार्ट है वो शो कर रहा है हीमोफिलिया, और जो कलरलेस एरिया है वो शो कर रहा है कि आपके पास वो नॉर्मल पर्सन। अब आपसे पूछा गया है इफ XH इज स्मॉल h इज द एलील फॉर हीमोफिलिया, x स्मॉल h जो है अगर हीमोफिलिया का जीन है, एंड x स्मॉल n इज द एलील फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल 5? जो इंडिविजुअल 5 होगी उसकी जीनोटाइप क्या होगी? इट्स सो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 20 सेकेंड आपके पास मजीद है। Assalamualaikum sir. Assalamualaikum. सर मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर बी है, बिकॉज फादर इज अफेक्टेड, मदर इज नॉट अफेक्टेड, बट हाँ, सही है। और जो बेबी बॉर्न हुआ है वो गर्ल है और वो कैरियर हो सकती है, इसलिए शी इज नॉट अफेक्टेड बट शी कैन कैरियर हो सकती है। सबसे पहले बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है। अच्छा, आप सबसे पहले मुझे बताएं ABCD में से कौन सा ऑप्शन? ठीक है, यू आर राइट, गुड। जवाब आपका दुरुस्त है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ठीक है, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो पेडिग्री ट्री नजर आ रहा है, इस पेडिग्री ट्री में जो नंबर 5 है वो कलरलेस हुआ हुआ है। कलरलेस हुआ हुआ इसका मतलब ये है कि ये बेटी जो इनकी, ये जो बेटी है, इन पेरेंट्स की जो बेटी है, ये बीमार नहीं है, यानी हीमोफिलिक नहीं है। सबसे पहली बात तो ये सुन लें। जब ये हीमोफिलिक नहीं है तो अब यहाँ पे एक बात गौर से सुन लीजिए कि ये अपने फादर से, जो फादर जो इसके डिजीज है, अपने फादर से कोई ना कोई जीन जरूर इनहेरिट करेगी। जब वो अपने फादर से कोई ना कोई जीन इनहेरिट करेगी, ठीक है, तो वो इनहेरिट करेगी X स्मॉल h, क्योंकि इसके फादर हीमोफिलिक, तो वो मदर से तो X स्मॉल n इनहेरिट कर रही होगी, वो नॉर्मल नजर आ रही है, और फादर से वो इनहेरिट कर रही है X स्मॉल h। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास राइट ऑप्शन है कि इसमें आपके पास वो खुद बीमार नहीं है, ठीक है, बट वो फादर से लाजमी कोई ना कोई जीन इनहेरिट करेगी। फादर से वो देखिए वो वाई इनहेरिट नहीं कर सकती, ठीक है, फादर से वो वाई क्रोमोसोम इनहेरिट नहीं कर सकती। फादर से जो वो इनहेरिट करेगी वो लाजमी एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करेगी, लेकिन फादर जो उसको अपना एक्स क्रोमोसोम देगा, तो फादर वो देगा उसमें कौन सा वाला एक्स क्रोमोसोम? वो हीमोफिलिया वाला एक्स क्रोमोसोम देगा, यानी एक्स स्मॉल एच वाला क्रोमोसोम देगा, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, गुड, एक्सीलेंट। इसके बाद नेक्स्ट टू इट इज कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक मैंने जो 2 सवाल किए हैं उसमें से आपको किसी को कोई सवाल करना है तो पूछे, ठीक है। मैं बहुत सिंपल से मैंने स्टार्ट लिया है और बहुत सिंपल से बहुत टिपिकल की तरफ बढ़ूंगा ग्रेजुअली। मेरे पास स्क्रीन में वो मेरे सामने वो चीज मौजूद है कि मुझे आपका हैंड रेज नजर आएगा। आप में से किसी ने बेटा इन 2 क्वेश्चंस में अगर कोई चीज मिस की है तो मुझे बताइए, ठीक है, हैंड रेज कर दीजिए। आपके पास ऑप्शन होता है हैंड रेज करने का, हैंड रेज कर दीजिए। चलें, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे मैं आपसे दोबारा मजीद पूछूंगा आगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जितनी हम इसके अंदर एक्सरसाइजेस करेंगे उतनी ज्यादा जो है वो हमें ऐसा होगा कि आप वो चीज मजीद इंप्रूव करते जाएंगे। अच्छा, इस सवाल से भी पहले, प्रोबेबिलिटी से भी पहले आप ये वाला क्वेश्चन कर लें तो ज्यादा बेहतर है।
चलें, this is the question. The following pedigree is for a trait in a population. For the allele responsible for the affected trait, which of the following pattern of inheritance is consistent with this pedigree? Recessive but not sex-linked, dominant but not sex-linked, sex-linked recessive, sex-linked dominant. टेक योर टाइम, आपके पास टाइम है, इजी होके करिए। क्वेश्चन नंबर 1, जो डार्कर एरियाज हैं, जो कलर्ड एरियाज हैं, वो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को शो कर रहे हैं, और जो कलरलेस एरियाज हैं वो नॉर्मल पर्सन्स को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर किसी को करना आता है, ठीक है, आंसर आता है, तो यू कैन रेज योर हैंड। तीन लोगों ने एक साथ हैंड रेज किया। सर बी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। आपने कहा ऑटोसोमल डोमिनेंट है। उमैया, आप ही की आवाज है बेटा ये? जी जी सर। यानी कि आपने कहा ऑप्शन बी, डोमिनेंट बट नॉट सेक्स लिंक। जी सर। अच्छा, चलिए अभी देख लेते हैं, और लोगों के आंसर्स भी देख लेते हैं। और लोग कितने लोग एग्री कर रहे हैं? ये ठीक है, अली मोहम्मद आप बताइए जरा। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये ए ऑप्शन है, रेसेसिव बट नॉट सेक्स लिंक्ड। अच्छा, आपने कहा, फातिमा सर ने कहा है कि रेसेसिव बट नॉट सेक्स लिंक्ड। अच्छा जी सर। मोहम्मद नासिर, आप क्या कह रहे हैं भाई? आवाज कम आ रही है बेटा, जोर से बोलो, परेशान नहीं हो। डोमिनेंट बट नॉट सेक्स लिंक्ड। अच्छा, मेरे पास तीन आंसर्स आए। तीन आंसर्स में से दो लोगों का कहना ये है कि बी ऑप्शन है, और एक का कहना ये है कि ऑप्शन ए सही है। चले, आई एम वेटिंग फॉर रेस्ट ऑफ द आंसर्स। ठीक है, मैं मजीद आंसर जो है उनके लिए वेट कर रहा हूं, और मेरे पास जो मजीद आंसर्स आए हैं, राबी अख्तर। हाँ बेटा राबी अख्तर। सर बी, डोमिनेंट बट नॉट सेक्स लिंक्ड। को ग्रेविटाइज करने के लिए कोई रीजन देंगे कि व्हाई यू सिलेक्टेड बी ऑप्शन? सर ये डोमिनेंट तो है क्योंकि हर उसमें जनरेशन में अफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले तो मुझे असल में माइक इस वजह से करना पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड की जो वॉइस आती है ना, मुझे उसको नहीं लेना है। ठीक है। अच्छा बेटा मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, दोबारा आप इस पेडिग्री ट्री में, पेडिग्री ट्री को गौर से देखें। सबसे टॉप के ऊपर माँ अफेक्टेड है, बेटा अफेक्टेड। जब माँ अफेक्टेड है और बेटा अफेक्टेड है तो हमारा जहन जाता है किसकी तरफ? हमारा जहन जाता है सेक्स क्रोमोसोमल रेसेसिव की तरफ। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि माँ अफेक्टेड है तो बेटी अफेक्टेड है, और बेटा अफेक्टेड ही नहीं है। तो फिर हम कहेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता।
अब जब हम नीचे वाले हिस्से की तरफ आए कि हमने देखा माँ बाप अफेक्टेड हैं और बच्चों में सारे बच्चे अफेक्टेड हैं और एक बच्चा अफेक्टेड नहीं है, दिस इज क्लियरली इंडिकेटिंग ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी कि नॉन सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, दिस इज क्लियरली शोइंग कि आपके पास, ये क्लियरली शो कर रहा है क्या, ये क्लियरली शो कर रहा है this is clearly showing the autosomal this is clearly showing the autosomal dominant। जब दोनों पेरेंट्स आपके पास अफेक्टेड हैं, ठीक है, जब दोनों पेरेंट्स आपके पास अफेक्टेड हैं और बच्चों में कोई आपको अफेक्टेड ना नजर आए, आप जरा और करें, माँ बाप अगर दोनों कलर ब्लाइंड होंगे तो 100% चांस है कि बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल माँ बाप हीमोफिलिक हैं, 100% चांस है बच्चे हीमोफिलिक होंगे। माँ बाप को फिनाइल कीटोन्यूरिया, 100% चांस है बच्चों को फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा। ठीक है, लेकिन ये केस जो है वो उसके साथ नहीं है, ऑटोसोमल डोमिनेंट के साथ नहीं। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है कि अगर माँ बाप अफेक्टेड है सो देयर इज पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी आ जाती है कि बच्चे जो है वो आपके पास अफेक्टेड जो है वो ना हो, देयर इज द पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद पॉसिबिलिटी आ जाती है कि बच्चे जो है वो आपके पास अफेक्टेड ना हो, देयर इज द पॉसिबिलिटी। चलें, इसके बाद आइए फर्दर, किसी ने कोई सवाल अगर पूछना है इस क्वेश्चन 1 से रिलेटेड, किसी को एतराज हो तो पूछ ले, मैं आपके चुप तो हो। चलें, पूछे किसी ने कोई सवाल अगर इससे रिलेटेड बात पूछनी। हाँ बेटा, मोहम्मद पूछो। सर मैं एक दफा क्वेश्चन नंबर 4 देखना चाहूंगा। थोड़ा जोर से बोलो ना, तुम बाकी सबकी आवाज सही आ रही, तुम इतना स्लो पिच के साथ बोल रहे हो। लगता है एक क्वेश्चन मैं लेना पड़ेगा, बट मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 आप दोबारा दिखा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्वेश्चन 4 की तरफ मैं दोबारा आपको शेयर करवा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट, हाँ भाई नासिर, नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4? नॉट येट सर। मैंने शेयर तो कर ली है। ओके, ठीक है, देखिए अब दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। कंपेयर करें जरा उसको और इसको, जरा गौर से देखें, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर एक बेटा अफेक्टेड नहीं। जी ठीक है सर। करें, उसके बाद आइए फर्दर, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक मिनट, चलें करेंगे वाला सवाल। द फैमिली ट्री शोज एन इनहेरिटेंस ऑफ अ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एक मिनट, वेट फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? ये वाला करें जरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, the diagram shows the pedigree of a family carrying the sex-linked allele for color blindness. From which labeled number of the family did X inherit this disorder? बेटा क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है आपको? पढ़िए जरा भैया। The diagram shows the pedigree of a family carrying the sex-linked allele for color blindness. From which labeled member of his family did X inherit this disorder? करिए जरा, आप सबको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है? मैं थोड़ा इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ। तो थोड़ा और चलें करें जरा इसको, कैसे करेंगे? आप अपने पास बेटा पेंसिल और वो रखिए, ठीक है? पेंसिल और पेपर रखिए, उस पर ये होगा कि आप ये पेडिग्री ट्री अपने पास बनाएंगे और करेंगे। पहले सबसे पहले पेडिग्री ट्री बनाइए, ठीक है? उसके बाद उसको सॉल्व करें। आपसे पूछा ये गया है कि वो जो एक्स है वो एक्चुअली क्या है? वो एक्चुअली जो है वो कलर ब्लाइंडनेस सफर कर रहा है। अब वो जो कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, वो जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक्चुअली किससे इनहेरिट की? चले जो कर लें वो हैंड रेस करें। एक्स जो है उसने ये जीन किससे इनहेरिट किए?
अच्छा भाई यहाँ पे क्या है, ठीक है अभी आपका आंसर लेते हैं। एक स्टूडेंट आंसर करना चाह रही है। असल में बेटा होता ये कि जब भी आप कोई आंसर करेगा तो वो आवाज सबको जाएगी, जो भी आंसर करेगा तो मैं वेट कर रहा हूं तो और मुझे कोई आंसर चलाएगा भी। Yes, I am waiting for rest of the answers. दो हैंड रेज हो चुके हैं। अभी भी मैं आपको मजीद टाइम दे रहा हूं। लेकिन जब भी बेटा इस तरह का कोई पेडिग्री ट्री का क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा के लिए याद रख लें कि आपने एक्स और वाई की फॉर्म में अपने लेटर्स को जो है वो जरूर लिखना है। ठीक है, अपने लेटर्स को जो है वो जरूर लिखना है। जी शाहिद अफजल। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटा आंसर बताओ। सर आई थिंक इसका ऑप्शन बी आंसर है। अच्छा आप कह रही हैं कि इसका आंसर जो है वो बी है। जी। अभी हम देख लेते हैं और बाकी लोगों के आंसर्स। आप कह रही हैं अगर बी है तो जी अली मोहम्मद। जी सर बी मोस्ट लाइकली ऑप्शन है। आपने कहा बी मोस्ट लाइकली ऑप्शन। चले अभी देख लेते हैं। वेटिंग फॉर रेस्ट ऑफ द आंसर्स। अच्छा शाहिदा बेटा आप मुझे ये करवाएंगी, ठीक है? मैं इसको स्क्रीन को अपने तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है? जी सर। हाँ अब बोर्ड पे आपको डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है? जी। अब आप मुझे बताएंगे कौन सा क्या है। अच्छा क्या आप मुझे देख सकती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा बेटा बताओ इसके लिए क्या लिखूं? ये क्या होगा? एक्स वाई। ठीक है। अच्छा जी। स्मॉल एंड वाई होगा। अब आप ये बताएं कि ये एक्स स्मॉल एंड वाई है। अब इसकी जीनोटाइप क्या होगी? इसकी जीनोटाइप क्या होगी? ये इसकी मदर है ना? जी सर ये जो मदर है ये कैरियर होंगी। शाबाश, ये मदर कैरियर है। एक्स कैपिटल एन एक्स स्मॉल एन। शाबाश। और ये फादर क्या होंगे? फादर देखिए नॉर्मल नजर आ रहा है। ये नॉर्मल होंगे। एक्स कैपिटल एन वाई। एवरीबॉडी एग्री? मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, ऐसे वेग का माइक खोला हुआ है, ठीक है? जब ये फादर नॉर्मल है तो ये कैपिटल एन वाई होगा। और ये मदर जो है, मदर नॉर्मल है तो ये स्मॉल एन वाला जी दरअसल उसने मदर से इनहेरिट किया है। अब ये फादर इसलिए वाई जी ने इनहेरिट की। तो देखिए बजाय के इधर जाने के आपको इधर जाना है। आगे में ये एक्स कैपिटल है, एक्स स्मॉल है, ये फादर नॉर्मल है। इनकी जीनोटाइप बताइए बेटा मुझे। सर ये जो मदर है ये फिर से कैरियर होंगे और फादर जो है वो नॉर्मल होंगे। तो शाबाश। देखिए फादर नॉर्मल नजर आ रहा है, फादर एक्स कैपिटल एन वाई। आंख बंद करके तो फादर नॉर्मल है, एक्स कैपिटल एन। मदर नॉर्मल नजर आ रही है तो मदर आपके पास नॉर्मल कैरियर होंगे, ठीक है? मदर नॉर्मल कैरियर। आप दोबारा देखिए जरा, अब यहाँ पे फादर फिर से
एबनॉर्मल नजर आ रहा है, फादर फिर से नॉर्मल नजर आ रहा है, तो वो क्या है, कैपिटल एंड वाई। अब ये जो एबनॉर्मल जीन जो है इनहेरिट तो किससे किया है, मदर आपके पास नॉर्मल नजर आ रही है तो ये हो गया कैपिटल एंड एक्स स्मॉल एक्स। So B is the right option. Good job, excellent. B is the right option. जब भी पेडिग्री ट्री बेटा आपके सामने आएगा तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो है वो आपने उसकी जीनोटाइप लिखनी है, ठीक है। अगर सेक्स क्रोमोसोमल के लिहाज से है तो सेक्स क्रोमोसोमल के लिहाज से आपने जीनोटाइप लिखनी है, अगर ऑटोसोमल के लिहाज से तो ऑटोसोमल की जीनोटाइप। फिर आपने उसको आगे प्रोसीड करना। जो कलर्ड एरियाज हैं वो बीमार को जाहिर कर रहे हैं, और जो कलरलेस एरियाज हैं वो नॉर्मल पर्सन को जाहिर कर, ठीक है। जितने भी कलरलेस एरियाज हैं वो आपके पास नॉर्मल पर्सन को जाहिर कर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पीछे प्रोसीड किया। किसी ने इसमें कोई सवाल पूछना है इस पेडिग्री ट्री के अंदर कि आपने कोई बात मिस की हो तो पूछ सकते हैं, पूछें। ये बेटा आपने कर लिया था, फातिमा से सवाल कर रहा हूं। जी सर, बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, चलें नेक्स्ट टू इट इज नेक्स्ट The diagram shows the inheritance of hemophilia in a family. What is the genotype of person 7? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आज की क्लास में ये कर लें, एक क्लास में आप चाहे एक क्वेश्चन करें, ठीक है, लेकिन सही से करें, देख लें कुछ हद तक, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और उसके अंदर अव्वल तो जो भी सवाल दे रहा हूं अभी टिपिकल तो आए नहीं। चलें इस क्वेश्चन पे को ट्राई करें। सबसे पहले काम करें, पेडिग्री ट्री बना लें, ठीक है। सबसे पहले काम करें, पेडिग्री ट्री बना लें। द डायग्राम शोज एन इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया इन अ फैमिली। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ पर्सन 7? जो पर्सन 7 है उसकी जीनोटाइप क्या होगी? बनाए, पेडिग्री ट्री बनाए अपने पास पहले। जैसे ही बेटा आपको कोई बीमारी इसके अंदर अगर बता दी जाए, हीमोफीलिया की बीमारी बता दी गई है, तो कंफर्म बात हो गई कि सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में बात हो रही। और एक बात बताऊं आपको, राज की बात यह है कि क्रॉसिस या पेडिग्री क्रॉसिस सिर्फ एक लिमिटेड हद तक आपको दिए जा सकते हैं। उसके बाद जो टीचर है, जो देने वाला है, उसके पास भी खत्म हो जाएंगे कि वो आपको पजल कर ही नहीं सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद उसको फिर वही देगा जो बार बार रिपीटेडली आपके पास मौजूद। अभी मेरे पास बहरहाल अभी बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है समझाने के लिए, मैं अपने लिए बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात दे रहा हूँ, क्या कहते हैं कि वही आमतौर पे रिपीटेडली आते रहेंगे।
सबसे पहले जो आपके सामने इस वक्त क्रॉस दिया गया है, आपने अगर पेडिग्री ट्री बेटा बना लिया है तो दूसरा काम फौरन आपके हाथ में पेंसिल होना चाहिए, और पेंसिल से आप जहां जहां देखें अफेक्टेड मेल्स नजर आ रहे हैं उसको तो आप लिख दें एक्स स्मॉल एच, जो भी आपको लेटर स्पेसिफाई करके दिया, एक्स स्मॉल एच दिया हुआ है तो एक्स स्मॉल एच वाई कर दें, और फिर और जो नॉन कलर्ड एरियाज हैं उसको आप देख लें, ठीक है। और फिर मुझे इसका आंसर बताएं कि व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ पर्सन 7, जो 7% है उसकी जीनोटाइप क्या होगी। अच्छा, सवाल मैंने अभी गौर से पढ़ा है तो आज ही की क्लास में हो जाएगा, हैंड रेज होना शुरू हो गए। चलें, जो भी हैंड रेज कर रहे हैं मुझे रीजन भी चाहिए साथ में, ठीक है। नो चील उड़ी कौड़ा। आप बेटा बोलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, सी है। डिपेंड अपने आंसर को तुमने सी क्यों कहा है? सर सी इसलिए क्या है क्योंकि जो 3 है वो मदर कैरियर होगी हीमोफीलिया की, और 4 जो मेल है वो तो हो ही नहीं सकता, मतलब वो नॉर्मल मेल है, तो वो जो कैरियर है वहां से जीन 8 में आई है और 7 में फादर से आया है, इसलिए वो नॉर्मल है बट कैरियर होगा। और अच्छा रीजन तलाश करो मुझे कन्विंस करने के लिए। अच्छा, ऐसा भी तो बेटा हो सकता है, मेरी बात जरा सुनो, तुमने एक मुझे रीजन दिया कि जो 3 वाला है और 3 वाला जो है वो एक जीन दे रहा है, किसको? वो जीन दे रहा है 8 को, तो देखें, और वो जीन दे रहा है उसको, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि जो 3 वाला है उससे तो कोई एक एक्स क्रोमोसोम 7 को मिलेगा ना, वो सही वाला मिल जाए, 4 से भी सही वाला मिल जाए और 3 से भी सही वाला मिल जाए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 7 वाला होमोजाइगस हो नॉर्मल, एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच हो। भैया मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा। जी जी सर। हाँ, मुझे आप मेरी बात समझी, मैं आपसे कहना ही चाह रहा हूँ कि हो सकता है 7 वाला होमोजाइगस हो, एक्स कैपिटल एच कैपिटल एच हो सकता है। एक तो वो कलरलेस नजर आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि या तो वो कैरियर होगी या तो वो होमोजाइगस नॉर्मल होगी, ठीक है। नहीं तो सर 7 इसलिए भी 7 कैरियर बन रहा है ना क्योंकि आगे जाके 9 भी तो हीमोफिलिक हो रहा है। एक्सीलेंट, दिस आई वांट टू हियर कि जो 9 वाला है उसको भी तो कोई देगा ना, ठीक है, बेटे को भी तो कोई देगा, और वो 6 वाला तो दे ही नहीं सकता, 6 वाला तो सिर्फ वाई क्रोमोसोम देगा उसको, ठीक है, 6 वाला तो सिर्फ उसको वाई क्रोमोसोम देगा, तो इसलिए आपके पास जो 7 वाली होगी वो लाजमी कैरियर है। गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त, गॉट योर स्टेटमेंट, क्लियर स्टेटमेंट। चलें आप। यस सर। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कट रही है। What is your answer? Sir, my answer is also C, and the same reason, but I can explain it if you want me to. सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कट रही है। मैं एक्सप्लेन करूं? बेटा एक्सप्लेन कर दिया उमैया ने, ठीक है। अली मोहम्मद नासिर, आप क्या कह रहे हैं? लेकिन ऑप्शन ए एक वजह है, ऑप्शन ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो फादर हैं 4 वो लाजमी इसको दे रहे हैं एक्स, और उस पर जो कैपिटल स्मॉल एच है, तो फादर से उसको क्रोमोसोम मिल रहा है वो है एक्स स्मॉल एच, तो ए भी हमारे पास ए भी ऑप्शन सेट जाएगा, मतलब एक और तरीका है। नहीं, मेरी बात में क्या गलत है इसमें बताओ ना। हाँ, आप बताएं, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें मैंने आपको रीज़न, लेकिन एक और तरीका इसको देखने का ये है कि ए इसलिए नहीं हो सकता कि जो हमारे पास फादर है 4 वो जो क्रोमोसोम वहाँ से इनहेरिट करती है वो है एक्स स्मॉल एच। लेकिन 4 के पास एक्स स्मॉल एच तो नहीं होगा ना, 4 के पास। आप जरा 4 को और से देखें, 4 तो नॉर्मल है ना, 4 नॉर्मल है। जो 7 वाले करेगा
वो आपके पास फादर से जो इनहेरिट करेगा वो दरअसल एक्स कैपिटल एच इनहेरिट करेगा, ठीक है। और 3 वाले से जो इनहेरिट करेगा वो या तो कैपिटल एच इनहेरिट करेगा या स्मॉल एच इनहेरिट करेगा। उसने इनहेरिट क्या किया तो वो हमें 9 बता रहा है। 9 जब डिजीज नजर आ रहा है, ठीक है, 9 के बाद एक स्मॉल एच आ रहा है तो देखें वो 6 से तो नहीं आ सकता, 6 से नहीं आ सकता। जब 6 से नहीं आ सकता तो वो 7 से आएगा, ठीक है। इस पेडिग्री ट्री को पढ़िए इंशाल्लाह, ठीक है। यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आज जितना पढ़ाया कल रिकॉल करिएगा, यहीं से इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।